हाँ साथियों, आपा मेवाड़ स्कूल ने बंद कर दी और अब आपा चालू करा आपने ढूंढाड़ स्कूल। और ढूंढाड़ स्कूल ने चालू करवा को पहले एक बढ़िया गुड़ की हूँ की ऊँट ना केड़ी चाय पी लियो मैं ताकि थोड़ा करार आ जावे। थाने नंगा हो तो मैं ब्लॉग वाला चैनल पर एक चाय को वीडियो नाखियो कि ये चाय क्यों पीते हो, आखिर क्या है इस चाय में। तो मैंने बताया भी था रसगती असगती काल का चौची सगती इन्हें पे बच्चे अच्छा अच्छा बेबूत हो जाया करे। तो शानी मन फिर बादे जो बार बेबूत और पछताना पड़ हूँ तो थे भी बेबूत हो जाओ पट जो थोड़ा बार मजो और बढ़िया आए फिर बादे मजा आई वही तो गुड़ की चाय वो शाम बाण बैग खट पड़ रहे हो खट। हाँ जो खट पड़ रहे हो तो ज्यादा देर न करते हुए ज्यादा खट के बारे में चर्चा न करते हुए अब चर्चा करेंगे अपन ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। साथियों किसके बारे में? ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। ठीक है, तो मेवाड़ स्कूल की तो अपन ने बात कर ली थी, उसकी उपशैलियां भी पढ़ ली थी, चित्रकार भी पढ़ लिए थे और कौन कौन से विशेष चित्र थे या किन किन विषयों पे चित्र बनाए गए थे, स्वर्ण काल किसका था उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली बाल को। अब अपन बात करते हैं ढूंढाड़ स्कूल की। ठीक है, तो ढूंढाड़ स्कूल की जो उपशैलियां है उनकी एक अपने पास एक ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो वो ट्रिक आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ट्रिक आपके सामने लिखी है बाल को बोर्ड के ऊपर। अरे जयपुर इस आलू की बोरी को उस सामने वाली करौली को दे आओ। अरे जयपुर इस आलू की बोरी को उस सामने वाली करौली को दे आओ। ठीक है, ऐसे आमेर जयपुर से अपना जयपुर इस यानी नहीं लिखा क्या मैंने इस सॉरी इस यानी इसरदा लिखना है बाल को, मैंने लिखा नहीं है सॉरी भूल गया था। इस यानी क्या होता है? इसरदा होता है। ठीक है, इस यानी इसरदा इधर लिख रहा हूं मैं लास्ट में। इस इसरदा स यानी शेखावाटी, ई यानी इसरदा से यानी शेखावाटी, आलू यानी अलवर। ठीक है, बोरी का नहीं बनेगा, को का नहीं बनेगा, उस यानी उड़ियारा, सा यानी सामोद, सामने यानी सामोद, करौली यानी करौली। ठीक है, तो ये क्या है अपनी ढूंढाड़ शैली की उपशैलियां है, ढूंढाड़ शैली के अंदर आने वाली उपशैलियां कौन कौन सी है? अरे जयपुर इस आलू की बोरी उस सामने वाली करौली को दे आओ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है साथियों। पहले आप एक बार अच्छी तरीके से देख लो, देख लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। ओ भाई कालका पेट में भरी अब बेबूत के रही है तो अब तो तारी चित्र जिला पूरी हो रही रही। तो एक बार वापस देख लो आप इस ट्रिक को, ढूंढाड़ शैली की ट्रिक को कि अरे जयपुर इस आलू की बोरी को उस सामने वाली करौली को दे आओ। तो कौन कौन सी उपशैली है इसके अंदर आ गई है? अरे यानी आमेर, जयपुर यानी जयपुर, ई यानी इसरदा, से यानी शेखावाटी, आलू यानी अलवर हो गया। ठीक है, ऊ यानी उड़ियाना, सामने यानी सामोद, करौली का करौली। ठीक है, बाल को बता दूं मैं आपको जयपुर के अंदर जो शैली थी आप कह सकते हो ढूंढाड़ शैली। तो ढूंढाड़ शैली के ऊपर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पे है? तो ढूंढाड़ शैली पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस पे देखने को मिलता है? तो आपको करना है ढूंढाड़ शैली। कौन सी करोगे? ढूंढाड़ शैली। अपन बोलेंगे मार मुंडा के मुंह यानी मुगल डा यानी ढूंढाड़ शैली। ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का किस पे? ढूंढाड़ शैली का। मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सुन सुन के ही याद हो जाए, इंपॉर्टेंट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार। दूसरी बात है बाल को, तो ढूंढाड़ शैली के स्वर्ण काल की बात आ जाती है तो इसका स्वर्ण काल किस राजा के शासन के समय को कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके सवाई प्रताप सिंह के काल को। किसके काल को? सवाई प्रताप सिंह के काल को, जिन्होंने 1799 में हवा महल बनवाया था। क्या बनवाया था बाल को? हवा महल, अपने जयपुर के अंदर 5 मंजिला है। ठीक है, जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब इसका जिक्र आएगा। तो अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? चित्रकला। ठीक है, तो ढूंढाड़ जो शैली थी या आप कह सकते हो इसको जयपुर शैली भी कह सकते हो, इसका स्वर्णकाल किसके राजा किस राजा के समय को कहते हैं? तो प्रताप सिंह के समय को। ध्यान रखना इस चीज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे चीज आ रही है को आदमकद पोर्ट्रेट। क्या लिखा हुआ है? आदमकद पोर्ट्रेट। आदमकद पोर्ट्रेट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, अपनी ये जो छाती से ऊपर ऊपर तक का आपाजनी किसका पासपोर्ट साइज, ये जो छाती के ऊपर तक का जो पार्ट होता है इसका चित्र बनाना आदमकद
पोर्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? आदमकद पोर्ट्रेट, यानी कि पासपोर्ट साइज की फोटो रेवन है उनको चित्र बना कोई आदमकद पोर्ट्रेट कहलाता है। तो आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? तो वो कहाँ की है बालको? जयपुर शैली की। अरे कहाँ की है? ढूंढाड़, यानी कि अपन जयपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ढूंढाड़ के अंदर भी कौन सी बात कर रहे हैं अपन? जयपुर की। तो ये आदमकद पोर्ट्रेट किसकी विशेषता है? जयपुर शैली की। किसकी बालको? जयपुर शैली की। बात आ जाए कि सबसे पहला आदमकद पोर्ट्रेट चित्र किसका और किसने बनाया था। बात आ जाएगी सबसे पहला आदमकद पोर्ट्रेट किसने और किसका बनाया था, तो मैं बता दूं आपको, ये साहिब राम था। क्या था? साहिब राम। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का बनाया। किसका बनाया? ईश्वरी सिंह का। सबसे पहले पोर्ट्रेट, आदमकद पोर्ट्रेट की बात आ जाए तो साहिब राम नाम के चित्रकार ने बनाया था। किसका बनाया? तो ईश्वरी सिंह का बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है बालकों, यहाँ पे क्या लघु चित्र बहुत ज्यादा बनाए जाते थे। तो लघु चित्र बनाने का जो कारखाना होता था ना, उसको सूरत खाना बोलते थे। क्या बोलते थे? सूरत खाना बोलते थे। इंपॉर्टेंट है बालकों, अपन ने इससे पहले पढ़ा था एक तो तस्वीरारो कारखानों, उदयपुर शैली के अंदर है तस्वीरारो कारखानों। और अजारा की ओवरी कहाँ पे है? तो बताया था मैंने आपको, देवगढ़ शैली के अंदर आती है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सूरत खाना किस शैली की, किस शैली के अंदर आता है? तो आपको करके आना है जयपुर शैली। क्या करनी है? जयपुर शैली। आगे देखो इसमें कुछ क्या है, चित्रकारों के नाम है भाई। इस शैली के चित्रकारों के नाम आपको कैसे याद रखोगे? तो एक मैंने यहाँ पे आपके सामने ट्रिक लिख रखी है बालकों, कि सूर्य उदय होने पर मोहम्मद साहब हुक्म करते हैं, गोपाल उठो, अपने जीवन को त्रिलोक से मुक्ति दिलाने के लिए हीरा खाकर राम भजन करो। ये पूरी ट्रिक है। इसके अंदर क्या आ जाएंगे? आपके जयपुर शैली के चित्रकार आ जाएंगे। अरे कौन सी शैली के चित्रकार आएंगे? जयपुर शैली के, ठीक है। अपन ढूंढाड़ के अंदर जयपुर पढ़ रहे हैं, जयपुर या आमेर शैली आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक बार वापस बोल दूं, मैं आपके सामने ट्रिक लिख रखी है चित्रकारों की। सूर्य उदय होने पर मोहम्मद साहब हुक्म करते हैं, गोपाल उठो, अपने जीवन को त्रिलोक से मुक्ति दिलाने के लिए हीरा खाकर क्या करो? अरे राम जी के भजन करो। तो इसके अंदर देखो सबसे पहला चित्रकार आता है आपका उदय। इसका नाम केवल उदय ही है, ठीक है। क्या है? उदय। ये आता है आपका मोहम्मद, मोहम्मद। और साहब से आता है साहिबदीन। क्या आता है वाल को? साहिबदीन, सॉरी साहिब राम। साहब से साहिब राम, ये देखो अपन ने पढ़ रखा है। और ये हुक्म से आता है हुक्मा। क्या आता है? हुक्मा, ठीक है। और एक होता है आपका गोपाल, गोपाल नाम का चित्रकार था। एक आपके जीवन नाम का चित्रकार था। क्या नाम था? जीवन नाम का चित्रकार था। एक है आपका त्रिलोक। क्या था? त्रिलोक। और एक है हीरानंद। अरे कौन सा बाल को? हीरानंद। और एक है आपका राम से रामचंद्र। क्या है? रामचंद्र, ठीक है। तो एक बार वापस आप ट्रिक को देख लो बाल को। मोहम्मद से आता आपका मोहम्मद शाह। क्या आता है? मोहम्मद शाह। और राम से आता आपका रामजी दास। क्या नाम है? रामजी दास, ठीक है। रामजी दास। सूर्य उदय होने पे मोहम्मद साहब हुक्म करते हैं, गोपाल तो अपने जीवन को त्रिलोक से मुक्ति दिलाने के लिए हीरा खाकर राम जी के भजन करो, ठीक है। उदय हो गया, मोहम्मद साहब हो गया, फिर हुक्म, और एक हो गया आपका साहिबदीन। हुक्मा हो गया, साहिबदीन हो गया, गोपाल हो गया, जीवन हो गया, त्रिलोक हो गया, हीरानंद हो गया और रामजी दास हो गया। ये बाल को आपके कौन सी शैली के चित्रकार है? तो आपको करना है जयपुर शैली के चित्रकार। फिर बात आती है बाल को आमेर जो शैली है, यानी कि मैंने बताया था जयपुर शैली आमेर शैली बात एक ही है। तो आमेर शैली का सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र कौन सा? तो मोजमाबाद का किला है, जो कि अभी दूदू जिले के अंदर आने लगा है। कौन से जिले में आने लगा है? दूदू जिले के अंदर। मोजमाबाद के किले पे एक हाथी की लड़ाई का चित्र बना हुआ। किन की लड़ाई का चित्र बना हुआ? को लड़ते हुए हाथी का चित्र बना। तो ये सबसे फेमस भित्ति चित्र। अगर भित्ति चित्रों में बात आ जाए कि भाई आमेर शैली में सबसे प्रमुख भित्ति चित्र किसका है, तो मोजमाबाद के किले की दीवार पे बना हुआ लड़ते हुए हाथियों का जो चित्र है वो सबसे फेमस है भित्ति चित्रों में। कहाँ पे? तो आमेर शैली के अंदर, ठीक है। ये चीज थी आपके आमेर शैली के बारे में। और एक बार आप अच्छी तरीके से देख लो और इनको उतार लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आंखों के रास्ते दिल में उतर के, आंखों के रास्ते दिल में उतर के, ध्यान दे लो इधर तुम तो पहले। आंखों के रास्ते दिल में उतरने का समय नहीं है ये। ठीक है, देखो कहीं क्यों आ गए, कहीं नहीं क्यों आ गए, आगे की फोटो देखो। अपन पढ़ रहे थे कौन सी शैली, ढूंढाड़ स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसमें अलवर शैली के बारे में। आमेर शैली हमने पढ़ ली है बाल को, अब अपन पढ़ेंगे क्या, अलवर शैली। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट देखो, अलवर का एक राजा आपको हमेशा के लिए याद रखना, विनय सिंह। अलवर का राजा हुआ था विनय सिंह। ठीक है, ये कई बार आएगा आपके जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब भी आएगा, तो विनय सिंह को आपको याद रखना है। अलवर का फेमस राजा विनय सिंह ही हुआ था। तो जो अलवर शैली है इसका स्वर्ण काल बाल को किसके काल को कहते हैं, विनय सिंह के काल को। ठीक है, विनय सिंह कहाँ का था, अलवर का था। ठीक है, ये आगे भी आगे कई जगह काम देगा। तो अलवर शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं बाल को, विनय सिंह के काल को। अब बात आती है कि भाई अलवर शैली के ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा था। देखो आमेर शैली पे तो मुगल शैली का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन अलवर शैली के ऊपर जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा, अंग्रेजों ने स्थापित की थी है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव किस पे था, तो अलवर शैली पे था। किस पे था वाल को, तो अलवर शैली पे। बात आती है कि अलवर शैली के अंदर किस किस के ऊपर चित्र बनाए गए, तो यहाँ पे लिखिए फिर विषय, कौन कौन सा विषय थे अलवर शैली के अंदर चित्र बनाने के। तो वन उपवन कुंज और विहार यानी बाग बगीचों से संबंधित नृत्यांगना हुआ, इनके ज्यादा चित्र बने। वन उपवन और कुंज और विहार ये अलवर के अंदर। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है भाई, अलवर शैली के चित्रकारों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, अलवर शैली के चित्रकारों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है भाई, आलू का छोटा साला जमुनादास बलशाली है। आलू का छोटा साला कौन है, जमुनादास, जो क्या है, बलशाली है। उसने नंदराम और रामगोपाल को बक्से में डाल के गुलाम बना लिया। ठीक है, इसके अंदर आ गए आपके अलवर शैली के चित्रकार। आलू यानी तो क्या होता है बाल को, अलवर। ठीक है, क्या होता है अलवर। छोटा यानी छोटे लाल, क्या है, छोटे लाल। ठीक है, छोटे लाल चित्रकार है। साला यानी शालीग्राम। अपन पहले साईग्राम पढ़ रहे थे आमेर शैली का, यहाँ पे शालीग्राम है। साईग्राम और शालीग्राम में कंफ्यूज नहीं होना, साला अपने अलवर में है। ठीक है, साला यानी शालीग्राम। फिर बात आती है जमुनादास। जमुनादास इसका नाम ही, बल से निकलेगा आपका बलदेव। क्या निकलेगा बाल को, बलदेव। ठीक है, नंदराम है ये आपका, और रामगोपाल है ये। आगे देखो बक्सा यानी बक्साराम है। क्या है, बक्साराम है। और गुलाम यानी गुलाम अली। क्या है, गुलाम अली। तो जो मैंने अंडरलाइन की है उन चीजों को आप अंडरलाइन कर लो ताकि आपको याद हो जाए। और मैं बोलता जा रहा हूँ तो बाल को आपका फर्ज बनता है कि आप लिखते भी जाओ। ठीक है, अगर आप वास्तविक तौर पे पढ़ रहे हो और कभी अड्डा मजाक किए तो देखो वो दोपहर में पढ़ लो, पढ़ लियो, कहीं न पढ़ा है, मजाक तो होती रही, चलती रही। अब बात आती बाल को, इसके अंदर देखो वन वन कुंज विहार के तो चित्र बने ही हैं, लेकिन देखो पोती चित्र, लघु चित्र और लिपटवा चित्र भी बने थे। इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पोती चित्र, लघु चित्र और लिपटवा चित्र किस शैली की विशेषता है, तो वो आप करोगे अलवर शैली की। कैसे याद रखोगे इन तीनों को, पोती चित्र, लघु चित्र और लिपटवा को। तो देखो पोती क्या होती है, छोटी होती है, लघु होती है, तो हर किसी के लिपट जाती है। छोटा 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 ले जो हमारा बेटा का चालता का की लिपट जावे, टांगड़ा ना पकड़ लेवा, लिपट जावे। ठीक है, तो पोती क्या होती है, लघु होती है, लघु यानी छोटा होता है। ठीक है, जो हर किसी के लिपट जाती है, तो ये किसकी अलवर शैली की विशेषता है। और आलू भी छोटा होता है, आप यू भी याद रख सकते हो। बाल को देखो मंगल सिंह के समय मूलचंद और उदयराम जो चित्रकार हुए थे, जिन्होंने हाथी दांत में चित्रांकन किया था इसी शैली के अंदर। अलवर शैली के अंदर एक मंगल सिंह नाम का राजा था। क्या था, मंगल सिंह नाम का राजा था। तो उसके समय दो चित्रकार कौन कौन हुए थे, एक मूलचंद हुआ था और एक उदयराम हुआ था। उन्होंने क्या किया था, हाथी दांत में चित्रांकन किया था। अब ये भी कैसे याद रखोगे, कभी वहां आ जाए हाथी दांत में चित्रांकन किसने किया था, तो राजा का नाम तो देखो, इधर तो हमने स्वर्णकाल ही पूछा जाता है, ये मुश्किल आना, लेकिन ये आ सकता है। कैसे याद रखोगे, तो आप हाथी को जो दांत रिया करे ना, मोड़ा ही नहीं रिया करे, क्या रहा मोड़ो जानो ना व्हाइट कलर का, तो उसी तरह का हाथी दांत रहता है। तो हाथी दांत में चित्रांकन मोड़चंद ने और उदयराम ने किया था। ठीक है, आया समझ में, आप भी याद रख सकते हो। फिर बाल को आपकी ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली के अंदर सबसे लास्ट आती है आपकी उनियारा शैली। कौन सी उनियारा, वो उनियारा का क्षेत्र शुरू बता दूं मैं, जयपुर और बुद्धनी की जो बॉर्डर का जो सीमा क्षेत्र था ना, तो वहां के राजाओं ने मिलकर इसको उनियारा क्षेत्र नाम दे दिया। जयपुर और बूंदी की क्षेत्र आता है ना, उसकी सीमा के क्षेत्र, उसको राजाओं ने मिलकर क्या दे दिया, उनियारा नाम दे दिया। उनियारा वर्तमान में टोंक जिले में था। किस जिले में था, टोंक जिले में था। ठीक है, तो देखो उनियारा शैली के यहाँ पे चित्रों की बात करें तो बाल को बारहमासा और राग रागिनी के ऊपर जो है ज्यादातर यहाँ पे चित्र बने गए थे। बारहमासा और राग रागिनी
यहाँ के चित्रों के विषय थे। कैसे याद रखोगे? तो अपन ये वहाँ 12 महीना की तू रागणी गावे उनकी, 12 महीना तो भाई उनकी रागणी गावे ऊ यानी उनियारा, रागणी यानी राग रागिनी, 12 महीना यानी 12 मासा। ठीक है, अपन क्या 12 महीना की उनकी रागणी गावे। आया समझ में? ये मारवाड़ी लाइन्स है, आपको याद करने में बहुत ही कारगर साबित होने वाली है साथियों, तो इसको हल्के में न लें। 12 महीना उनकी कई रागणी गाऊ यानी उनियारा, 12 महीना यानी 12 मासा, और रागणी यानी राग रागिनी। ये उनियारा शैली के चित्रों के विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है। प्रश्न यही से पुटअप होता है कि उनियारा शैली के चित्रों या उनियारा शैली के अंदर कौन किस विषय पे चित्र बनाए गए थे। फिर बात आती है बात को इसकी चित्रकारों की, उनियारा शैली के चित्रकारों के नाम बताओ साहब, या फिर ऐसे आ जाता है कि मीर बख्श का संबंध किस शैली से है। प्रश्न तो ऐसे पुटअप होता है आपके एग्जाम के अंदर। तो एक तो है आपका मीर बख्श, और एक है काशीराम, एक है दीमा, एक है बख्ता, और एक है राम लखन। 5 चित्रकारों के नाम लिखे होंगे रसे लिखे। अब इनको भी कैसे याद रखेंगे? तो मैं बता दूं बाल को, इनको भी कैसे याद रखेंगे। मेरे को काशी की थाली की धीमी धीमी आवाज उस भगत से आ रही है, इसका मतलब राम लखन आ रहे हैं। मेरे को काशी की थाली की आवाज उस भगत से आ रही है, इसका मतलब राम लखन आ रहे हैं। मेरे को यानी बाल को मीर बख्श, क्या होता है बाल को मीर बख्श। मेरे को काशी की थाली यानी काशी राम, क्या है बाल को काशी राम। धीमी धीमी यानी धीमा, मन का नाम हो धीमो धीमो, ठीक है धीमो, ये चित्रकार का नाम था। धीमी धीमी आवाज आ रही है ओ भगत की, यानी अपन बोलते हैं ना उस टाइम की, तो राजस्थानी में बोलते हैं ओ भगत की। भगत यानी भक्ता, और इसका मतलब क्या होता है, राम लखन आ रहे हैं तभी थाली की आवाज आ रही है। तो राम लखन क्या है, चित्रकार का नाम है साथियों। उनियारा से लेके ये चित्रकार है। एक बार वापस इसकी ट्रिक बोल रहा हूँ। मेरे को काशी की थाली की धीमी धीमी आवाज ओ भगत की आ रही है, इसका मतलब राम लखन आ रहे हैं। इसके अंदर बाल को आपके 5 चित्रकारों के नाम आ गए हैं, और 12 वीणा कई उनकी रागणी गा गए हैं। तो उनियारा शैली के अंदर विषय कौन से थे प्रमुख, 12 मासा और राग रागिनी। राग माला मेवाड़ शैली में चला जाएगा, राग रागिनी उनियारा में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज होना है ही नहीं साथियों। ये आपकी ढूंढाड़ स्कूल कंप्लीट होती है। अब अपन बढ़ते आगे हाड़ौती स्कूल। कौन सी स्कूल, हाड़ौती स्कूल। और फिर बच जाएगी वाल को आपके मारवाड़ स्कूल, ठीक है। और मारवाड़ स्कूल होने के बाद में और हाड़ौती स्कूल होने के बाद में आपकी राजस्थान की चित्रशैलियाँ कंप्लीट है। क्या है, कंप्लीट है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? आगा करो और लाइक इस वीडियो का, अगर लाइक करो एक दिन मेरा वीडियो वायरल होगा, एक दिन मेरा चैनल वायरल होगा, लोग सर्च करेंगे मेरे नाम को, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि जब मैंने कंटेंट देना शुरू कर दिया है तो अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपका फर्ज बनता है कि आप शेयर कर दो और पढ़ने लग जाओ, नोट्स बनाने लग जाओ, इनको लिखते जाओ। जो न्यू कमर्स यानी नए आने वाले बच्चे, बिल्कुल फ्रेशर्स, 12वीं पास है, एसटीसी बीएड खाका खाका सपना, वे तो लिखे लाओ जो है ना। ये आपका बेसिक है, ये आपका नॉर्मल बेसिक कंप्लीट करा रहा हूँ। न्यू भर रही हूँ मैं, 42 नहा कर गट्टी नहा कर कूट रही हूँ। तो उस चीज के लिए आप तैयार हो जाओ बाल को। अब अपन ज्यादा समय खराब न करते हुए अपन पढ़ेंगे हाड़ौती शैली। और एक चीज और बता दूं, कानों में ईयरफोन लगा के और इस वॉल्यूम को थोड़ा फुल करके पढ़ा करो, क्योंकि अपने पास जो है माइक्रोफोन की कमी है, तो हो सकता है कि मेरी आवाज आप तक थोड़ी कम आए, ठीक है। दिख रहा तो आपको अच्छा होगा मेरे हिसाब से। अब तो बोर्ड भी आ गए अब तो अब अपन ज्यादा देर न करते हुए क्या करते हैं, बल को हाड़ौती शैली को पढ़ लेते हैं या हाड़ौती स्कूल को पढ़ लेते हैं। आप तब तक अपने चैनल को शेयर कर दो, क्लास को शेयर करो। बाल को हाड़ौती स्कूल पढ़ने से पहले मैं आपको विशेष बात बता दूं। क्या, एक विशेष बात, कारण कि अपनी क्लास क्या है कि लंबी हो रही है और लंबी हो सकती है, क्योंकि इतने देर तो हो गई पढ़ते पढ़ते। और विशेष बात यह है कि उन बच्चों के होठ पढ़ने चाहिए, किनके, उन बच्चों के होठ पढ़ने चाहिए। आप पूछोगे किनके होठ पटक रहे हो, तो जो ये बोल रहे हैं ना कि अरे ससुरा जी ढूंढ लो जमाई तक, और मैं तुम्हारे लाऊं लो रे तुझे गण गोर, अरे ससुरा जी, ऐसे बच्चों के होठ पढ़ने चाहिए जो ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ
तुम मेरे ओर मत पटक देना। तो सारे बीच में मनोरंजन आपका करते रहेंगे हम। हाड़ौती स्कूल पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। अब तक अपन ने मेवाड़ स्कूल पढ़ ली, ढूंढाड़ स्कूल पढ़ ली साथियों, और अब अपन पढ़ेंगे आपकी हाड़ौती स्कूल। तो हाड़ौती वाला क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा। कितनी ही बहुत कुछ पढ़ना, भी तो बहुत कुछ, अभी तो यूं मान के चलो कि शुरुआत हुई है, यहाँ देख लो। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा? आपका हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। हाड़ौती स्कूल के अंदर विशेष इंपॉर्टेंट दो ही शैलियां हैं, कोटा शैली और एक आपकी बूंदी शैली। उन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वही है और कुछ नहीं आता वहां से। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बालकों बूंदी शैली के बारे में। तो बूंदी शैली का पहले प्रश्न पुटअप होता है कि बूंदी शैली का उपनाम पशु पक्षी शैली भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पशु पक्षियों की शैली, ठीक है। अगर पूछ ले कि पशु पक्षियों की शैली कहाँ की है, तो आपको सीधा करके आना बूंदी की है। कहाँ की है? बूंदी की। और इसका स्वर्ण काल या फिर अपनी बूंदी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, क्या इसको विकसित किसने किया? तो साहब उम्मेद सिंह प्रथम ने किया। किसने किया? उम्मेद सिंह प्रथम ने किया था, ठीक है। बालको उम्मेद सिंह प्रथम ने एक चित्रशाला संग्रहालय बनाया था जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो चित्रशाला संग्रहालय को। और चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पे? तो बूंदी में है। बूंदी कौन सी शैली? तो पशु पक्षियों की शैली है। अब देखो एक चीज लिखी यहाँ पे कि दुगारी चित्र शैली के संबंध भी बूंदी से ही है। ये दुगारी चित्र शैली भी कहाँ की है? बूंदी की है। दुगारी बूंदी में आता है, ठीक है। बासी दुगारी बूंदी का नाम आपने सुना होगा। तो दुगारी चित्र शैली के संबंध भी आपका कहाँ से बालको? बूंदी से ही है, ठीक है। इसके दो चित्रकार है, रामलाल और सुरजन। क्या है? रामलाल और सुरजन। अब आप कहोगे कि बूंदी चित्र शैली को कैसे याद रखे, इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? तो बिल्कुल बालको इसकी भी ट्रिक है। कैसे है तो बता दूं। देखो पशु पक्षी कई रखा है उम्मीद रखा है, कई रखा है उम्मीद रखा है कि मानव भी कई कोई बूंदी खुआई, यानी कोई मानव नुक्ति खुआई। तो बूंदी शैली कौन सी हो गई आपकी? पशु पक्षियों की। उम्मीद यानी उम्मीद सिंह, अरे उम्मीद रखते हैं पशु पक्षी। अरे पशु पक्षी भी नुक्ति खाने की उम्मीद रखते हैं, बूंदी खाने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। उम्मीद यानी उम्मीद सिंह, ठीक है। पशु पक्षी भी स्वर्ण पिंजरे से बाहर निकलने की उम्मीद रखते हैं, स्वर्ण यानी सोने के पिंजरे से। और स्वर्ण काल किसका? बालको उम्मीद सिंह। अब तो याद हो गया आपको। पशु पक्षी भी उम्मीद रखते हैं किसकी? बूंदी खाने की, यानी नुक्ती खाने की। तो बूंदी की शैली कौन सी है? पशु पक्षियों की शैली। मेरे हिसाब से अब आप कभी नहीं भूलोगे। अरे भूलोगे कि अपनी अंतरात्मा से बोला? नहीं बोलोगे ना। जो कह रहे चैनल ना पढ़बो करो, अपनी क्लासा पढ़बो करो, धड़ल्ला बंद क्लासा चैनल टेढ़ा हो जो नहीं रहा, ठीक है। तो बूंदी शैली पशु पक्षियों की शैली है। उम्मेद सिंह यहाँ का, उम्मेद सिंह प्रथम यहाँ का स्वर्ण काल था इसका समय, और इसने इसको विकसित किया था। चित्रशाला संग्रहालय की स्थापना भी बूंदी के अंदर ही की थी। भित्ति चित्रों का स्वर्ग जिसे हम बोलते हैं, ठीक आया समझ में अब आपको? अब बाहर को अपन पढ़ते हैं कोटा शैली को। बूंदी हो गई, अब पढ़ लेते हैं अपन कोटा शैली, ठीक है। देखो ये रामलाल और सुरजन इसके चित्रकार है, थोड़ा याद रख लेना। कोटा शैली, कोटा शैली को बोलते हैं बालको शिकार शैली। कौन सी शिकार शैली? अरे पशु पक्षियों की शैली तो कौन सी थी? बूंदी शैली। लेकिन जब बात आ जाए बालको की शिकार शैली कौन सी, तो वो कौन सी आपकी? कोटा शैली। एक बार आप अच्छे तरीके से देख लो इसको। देख लिया? कोटा शैली को शिकार शैली बोलते हैं। इसके समय भी कौन थे? उमेश सिंह प्रथम, ठीक है। यानी कि उमेश सिंह प्रथम ने इस शैली को विकसित किया था। इसके अंदर बालको शिकार के दृश्य सर्वाधिक बनाए गए। रानियों को शिकार खेलते हुए दिखाया है, दरबारियों को शिकार खेलते हुए दर्शाया, दरबार के चित्र बनाए, राजा शेर का शिकार कर रहा है, कोई किसके पीछे भाग रहा है, भालू के पीछे भाग रहा है, तीर लेके, भाला लेके। तो इन सब चीजों यानी शिकार के दृश्य की सर्वाधिक प्रधानता कोटा शैली के अंदर है, ठीक है भाई। यहाँ तक तो अपन कर लेंगे। आप बोलोगे कोटा ने भी क्या नहीं याद रखा, एक ही भी गाड़ी फई होगी यार, फई कोटा जाने को काम रखे ही होना, हमेशा कई करा बहुत स्वीट काम करा, और स्वीट काम करना चाहिए जिंदगी में। तो कोटा शैली देखो, कोटा शिकार में कई करा काट, कई करा पशु पक्षी ने काट देगा तो वो क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। काटने नहीं कोटा, बस पशु पक्षी उम्मीद रखते हैं आनगडी माना काट ना दे गड्ढे। तो वो उम्मेद सिंह प्रथम देखो शिकार भी इसने किया था, पशु पक्षियों को बूंदी भी इसी ने डाली थी साले ने, ठीक है। ध्यान रखना, शिकार में क्या करते हैं? काटते। काटने का मतलब कोटा, और कोटा में क्या? शिकार होता है, ठीक है। ध्यान रखना, आया समझ में? शिकार के दृश्य सर्वाधिक प्रधानता किस शैली के अंदर है? तो कोटा शैली के अंदर। आया समझ में?
बालको बात आती है जो तो अपना चित्रकार की कि कोटा शैली के अंदर कौन कौन से चित्रकार थे। तो मैं बता दूं बालको आपको, ये ट्रिक पढ़ लो एक बार, मैं पढ़ के बताऊं आपको। गोंडा नक्की रुक गया जो अब लस्सी बनाता है। शिकार करते करते बालको घोड़े बिल्कुल रुक गए, जो क्या बोल रहा है कि लस्सी बना दे। शिकार करते करते क्या होता है, थक जाते। अरे पैदल चल के ऐसे घोड़े पे चल के करते तो घोड़े तो टूटते टूटते। गो से आपको याद रखना गोविंद राम, क्या याद रखोगे गोविंद राम। दा से डालू याद रखोगे, आप क्या रखोगे डालू। न से नूर मोहम्मद, अरे क्या रखोगे नूर मोहम्मद। फिर रू से क्या रखोगे आप रघुनाथ, अरे क्या याद रखोगे रघुनाथ। फिर बाल को ल से आता आपका लच्छी राम, क्या आता है लच्छी राम। ठीक है, शिकार कहाँ होता है बाल को, कोटा में होता है। शिकार में क्या करते हैं, पशु पक्षियों को काट देते हैं। तो शिकार की दृष्टि की सर्वाधिक प्रधानता कोटा शैली के अंदर। बात आ जाती है बाल को पशु पक्षियों की, तो वो आपकी कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। पशु पक्षी किसकी उम्मीद रखते हैं, बूंदी खाने की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको हार्ड टू स्कूल भी समझ में आया होगा साथियों। अगर आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें यहाँ से जरूर कुछ याद हो रहा है, तो आप कमेंट करो कि बिल्कुल हमें जो है याद हुआ, कमेंट करो बालिका और बालिकाओं। अब अपनी लास्ट एक स्कूल बच गई है, मारवाड़ स्कूल, जिसका अपन बाल को अध्ययन करेंगे। लाइक कर दो क्लास को, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो। अब अपन पढ़ेंगे मारवाड़ शैली। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से देख लो, उतार लो अपनी कॉपी के अंदर, फिर पढ़ते हैं अपन मारवाड़ शैली। साथियों, मारवाड़ शैली पढ़ने से पहले मैं आपको दो पंक्तियां सुना दूं, ताकि आप भी क्या है बोर नहीं हो, क्योंकि अपनी क्लास जो है थोड़ी लंबी हो रही है। तो पंक्तियां किसी गीत से उठाई गई है बीच में से, और ज्यादा नहीं, क्योंकि दो पंक्तियां ही सुनाऊंगा। वो ये है कि नीलम तंज कली सी अखियां सपने रंग बिरंगी है। नीलम तंज कली सी अखियां सपने रंग बिरंगी है। तुम यौवन की मल्लिका हो तो हम भी मस्त मलंगी है। तुम यौवन की मल्लिका हो तो हम भी मस्त मलंगी है। अब ज्यादा नहीं डूबेंगे इसमें, और अपन अब पढ़ते हैं मारवाड़ स्कूल के बारे में। तीन स्कूल हमने पढ़ ली, मेवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ और बालको। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ स्कूल। ठीक है, तरोताजा हो जाता है ऐसे म्यूजिक गुनगुनाने से, संगीत गुनगुनाने करो तुम भी। मारवाड़ स्कूल के अंदर जो उपशैलियां है, या मारवाड़ स्कूल किन किन क्षेत्रों के अंदर है, तो इसके बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी क्लास का जो अपना बोर्ड है वो आपको धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है बीच में, मैं क्योंकि इधर उधर हिलता हूँ ना, इसलिए अब हिलेंगे नहीं। मारवाड़ स्कूल के अंदर बात को आता है तो जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर, गाणेराव, पाली और एक था नागौर। ठीक है, आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरीके से एक बार देख लेना। मैं साइड में हो गया हूँ। कैसे याद रखोगे मारवाड़ स्कूल को, देखो जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर, गाणेराव, पाली और नागौर। जो भी अजय को घी पिलाएगा नाच कर जाएगा। जो भी अजय को घी पिलाएगा नाच कर जाएगा। अरे घी कब पिलाते हैं, शादी होती है तब पिलाते हैं। तो घी पिलाने वाला क्या करेगा, नाच कर जाएगा। जो यानी जोधपुर, बी यानी बीकानेर, अजय यानी अजमेर, अजय और एक होता है जैसलमेर, अजय, जय यानी जैसलमेर, को यानी किशनगढ़, घी यानी गाणेराव, पाली के अंदर ही आता है, पिलाएगा यानी पाली और नाच कर यानी नागौर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये उपशैलियां मारवाड़ स्कूल के अंदर आने वाली। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बालको जोधपुर शैली को। इसी जोधपुर शैली को मारवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जोधपुर शैली को ही मारवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है, और उदयपुर शैली को ही मेवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है, और जयपुर शैली को ही किस नाम से जाना जाता है बालको, ढूंढाड़ शैली के नाम से। ठीक है, तो अपने को जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली की बात कर लेते हैं अपन। तो ये जो है बालको नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जब अपन संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब भी आपका नाथ संप्रदाय का जिक्र आएगा। तो नाथ संप्रदाय का संबंध कहां से है, तो जोधपुर से। ठीक है, तो जोधपुर शैली पे किस संप्रदाय का प्रभाव है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करोगे, नाथ संप्रदाय का। ठीक है, बालको जोधपुर के अंदर एक राजा हुए थे मानसिंह। मानसिंह के काल में चरमोत्कर्ष के ऊपर पहुंची। चरमोत्कर्ष का मतलब है कि सर्वाधिक विकास मानसिंह के समय हुआ था। ठीक है, जोधपुर शैली के विषय की बात कर ले तो आपको पता है जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर रेत के दौरे ही दौरे हैं। क्या है, रेत रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ठीक है, तो वहां का विषय क्या रहेगा, रेत के टीले, झाड़ियां, रेगिस्तान में झाड़ियां उगती है, चिंकारा, घोड़े, और एक है भाई बालकों विशेष इंपॉर्टेंट चीज भाई, ऊंट की पीठ के ऊपर बैठकर जाते हुए ढोला और मारू। ढोला मारू की प्रेम कथा कभी सुनाएंगे आपको फुर्सत में। तो ये ढोला मारू
का जो चित्रण हुआ है किस शैली के अंदर हुआ है? जोधपुर शैली के अंदर। रेत के दौरे, चिंकारा, ऊंट, ये सब चीजें किस शैली की विशेषता है? तो आपकी जोधपुर शैली करोगे। बालकों बात आ जाएगी जोधपुर शैली में कौन से रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ कि चमकीले पीले रंग और लाख का लाल रंग का। कैसे याद रखोगे? तो बता दूं कि जब सूर्य डूबता है रेगिस्तान के अंदर तो नजारा देखने लायक होता है नहीं होता? तो चमकीले पीले कलर का, लाख के कलर का होता है सूर्य, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हो भाई जोधपुर के अंदर चमकीले पीले रंग और लाल के रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। बालकों इसके चित्रकारों की बात आ जाए तो चित्रकार आपको याद रखना है शिवदास, देवदास, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू। कैसे याद रखोगे? शिव जी देखो रामनाथ छज्जे पे सेफ है, शिव जी देखो रामनाथ छज्जे पर सेफ है। छज्जा जानते ही हो, अपने मकानों में होता है, छज्जे पर क्या है? सेफ है। शिव यानी शिवदास, देखो यानी देवदास, रामनाथ, रामा, और एक हो गया नाथा, रामा और नाथा, ठीक है। और छज्जू, छज्जे यानी छज्जू, सेपू यानी सेप यानी सेपू, सॉरी, ठीक है। शिव जी देखो रामनाथ छज्जे पर क्या है? सेप है। शिव जी यानी शिवदास, देखो यानी देवदास, रामनाथ से एक तो रामा और एक हो गया आपका नाथा, और छज्जे यानी छज्जू और सेप यानी सेफू, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बालकों पंचतंत्र नाम पुस्तक का आपने नाम सुना होगा, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है पंचतंत्र पुस्तक, ठीक है। तो पंचतंत्र के जितने भी अध्याय है, पंचतंत्रों का आधार बना के चित्रांकन किस शैली के अंदर किया गया है? तो जोधपुर शैली के अंदर किया गया है। किस शैली में किया गया है? जोधपुर शैली के अंदर, पंचतंत्रों का आधार बनाकर, ठीक है। और एक चौका महल का नाम सुना होगा, चौका महल आपके जोधपुर के अंदर आता है। चौके लाव या चौका महल, बात एक ही है, ठीक है। इसको कई जगह चौका बोलते तो कोई चौके लाव बोलता है। तो चौका महल का सर्वाधिक चित्रांकन आपका जोधपुर शैली के अंदर देखने को मिलेगा। ये हुई बालकों आपकी मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली। फिर आती है इसके अंदर बीकानेर शैली। कौन सी आती है? बीकानेर शैली, ठीक है। बीकानेर शैली में विशेष इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसके जो चित्रकार है अली रजा, रामलाल और हसन है। कौन है? अली रजा, रामलाल और हसन। अरे अब्बी राम जी हंसे, अरे अब्बी राम जी हंसे, अरे यानी अली रजा, ठीक है। अब्बी, बी यानी बीकानेर, राम जी यानी रामलाल, हसन यानी हसन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हसन, ठीक है। तो क्या हुआ आपका बीकानेर शैली का? अली रजा, रामलाल और हसन। बालकों बीकानेर शैली के अंदर देखो प्रमुख दो ही कलाएं थी। बीकानेर शैली के अंदर विषय इंपोर्टेंट है, एक मथेरन कला थी। कौन सी थी? मथेरन कला। और एक थी आपकी उस्ता कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कुछ ही नहीं आता है यहाँ से। तो मथेरन कला और उस्ता कला दो ही कलाएं इंपॉर्टेंट थी, दोनों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले पढ़ेंगे अपन मथेरन कला के बारे में। मथेरन कला के अंदर क्या होता था बालकों? जो जैन संप्रदाय के लोगों को आधार बना के चित्र बनाया जाता था, ठीक है। तो वो मथेरन चित्र कहलाए, जैन संप्रदाय के लोगों को आधार बना के। तो मथेरन के प्रमुख चित्रकारों के आपको थोड़ा एक बार नाम पे नजर फेर लेनी है। मुन्ना लाल, मुकुंद चंदूलाल, नाथू। मुन्ना लाल, मुकुंद चंदूलाल और नाथू। और एक होती थी बालक आपके यहाँ पे उस्ता कला। कौन सी? उस्ता कला, ठीक है। तो उस्ता कला के चित्रे, अपन उस्ता कला के बारे में भी पढ़ेंगे भी। तो उस्ता कला के चित्रे के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो रुकनुद्दीन, शाहिदीन, अली रजा, कायम और कासिम। रुकनुद्दीन, शाहिदीन, अली रजा, कायम और कासिम। बालकों उस्ता कला के अंदर क्या होता था? ये दो परिवार थे, मथेरन परिवार और उस्ता परिवार, ठीक है। जो मथेरन परिवार था वो क्या करता था? जैन संप्रदाय के लोगों को आधार बना के चित्र बनाते थे, ठीक है। लेकिन उस्ता कला जो है अपने क्या थी? मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी, ठीक है। तो ये मुगलों के सर्वाधिक चित्र, मुगलों के सर्वाधिक चित्र किन्होंने बनाए? उस्ता परिवार ने बनाए, ठीक है। इनको उस्ताद कहते थे। उस्ता चित्र बनाने वालों को क्या कहते थे? उस्ताद कहते थे, ठीक है। यानी कि उस्ता कला वाले चित्रकारों को क्या बोलते थे? उस्ताद बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है इसके अंदर, वो ये है कि भाई ये चित्र के नीचे नाम व दिनांक लिखते थे। ये इंपॉर्टेंट है, नाम और दिनांक चित्र के नीचे लिखना किस शैली की विशेषता है? तो वो है आपकी बीकानेर शैली की। और बीकानेर शैली में भी पूछ ले तो उस्ता शैली की। चित्र के नीचे नाम और दिनांक लिखते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस्ता कलाकार क्या लिखते थे? चित्र के नीचे अपना नाम और तारीख लिखते थे, ठीक है।
बालको इसके बारे में, हाँ इसके थोड़ा चित्रकारों के बारे में पढ़ लो। रुकनुद्दीन शाहिदीन अली रजा कायम और कासिम, रुकनुद्दीन शाहिदीन अली रजा कायम और कासिम, थोड़ा आप 2 4 5 बार इसको याद करना, ठीक है। मैंने बताया था ना हर चीज की ट्रिक भी पॉसिबल नहीं है। बालको आगे है कि भाई जो बीकानेर कला और मुगल कला का जो समन्वित रूप है, दोनों को मिला के सर्वाधिक चित्र जिस ग्रंथ के अंदर है वो है आपका मेघदूत ग्रंथ। कौन सा? मेघदूत ग्रंथ। कालिदास जी ने लिखा था ये मेघदूत ग्रंथ, ठीक है। तो बीकानेर कला और मुगल कला दोनों का समन्वय आपको मेघदूत ग्रंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। बीकानेर शैली के अंदर दो ही कलाएं, मध्यरण और उस्ता कला, ठीक है। उस्ता कला का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई चित्र के नीचे नाम और दिनांक लिखते थे। कई बार यहाँ से प्रश्न पुटअप हुआ है साथियों, तो आपको ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। मध्यरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की, ठीक है। स्थापत्य कला के अंदर और भी अच्छी तरीके से आप इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब अपन आगे की पढ़ेंगे साथियों। अब बात करते हैं अपन जैसलमेर शैली की। किसकी? जैसलमेर शैली की। इसमें छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि जैसलमेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो आपका मूल राज के समय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मूल राज। अरे सोने का मूला मेरी जेब में है। सोना यानी स्वर्ण काल, मूला यानी मूल राज, और जेब में यानी जैसलमेर शैली। तो जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? मूल राज के समय को। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका प्रमुख विषय क्या था? जैसलमेर शैली के अंदर सर्वाधिक चित्र बालको मूमल पे बनाए गए। किस पे? मूमल पे बनाए गए। अब भाई साहब थे क्या मूमल कौन है? ये एक औरत थी बालको, राजकुमारी थी। मूमल कौन थी? राजकुमारी थी। कहाँ की थी? तो ये पाकिस्तान की थी, ठीक है। पाकिस्तान की थी। पहले क्या था कि विभाजन नहीं हो रखा था उस समय की बात, अपन बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। तो महेंद्र मूमल की कथा आपने अगर नहीं सुनी होगी तो एक दिन ये भी सुनाएंगे। लैला मजनू, महेंद्र मूमल, ये क्या था? ये प्रेमी थे, ठीक है। तो इसका प्रेमी कौन था? महेंद्र था, जो कि जैसलमेर का था, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो जैसलमेर शैली का प्रमुख विषय कौन सा? मूमल। मूमल पे सर्वाधिक चित्रांकन हुआ जैसलमेर शैली में। स्वर्णकाल मूल राज के समय को कहते हैं। ये चीज आपको जैसलमेर शैली में याद रखनी है। बालको आगे आती है इंपॉर्टेंट चीज है किशनगढ़ शैली। कौन सी आती है? किशनगढ़ शैली या कागजी शैली, ठीक है। किशनगढ़ शैली कोई कागजी शैली कहता है, किशनगढ़ अपने अजमेर में आता है, तो ये अजमेर शैली भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि किशनगढ़ शैली को स्वर्ण काल किस राजा के समय को कहते हैं, और किशनगढ़ शैली का विकास सर्वाधिक किसके काल में हुआ है, किसने इसको जो है संरक्षण दिया? तो वो दिया था बालको सावंत सिंह। किशनगढ़ का शासक था ये सावंत सिंह, या इसको नागरीदास भी बोलते हैं, नागरीदास। इंपॉर्टेंट है भाई, किशनगढ़ शैली को स्वर्णकाल किसको बोलते थे? सावंत सिंह क्या नागरीदास के कार्य को। अब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसके ऊपर एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी एक प्रेमिका थी बड़ी ठणी। सावंत सिंह की प्रेमिका का नाम क्या था भाई? बड़ी ठणी। क्या नाम था प्रेमिका इसकी? बड़ी ठणी। प्रेमिका बड़ी ठणी या रसिक प्रिया इसको बोलते हैं। बड़ी ठणी या रसिक प्रिया। बेटो राजो इनका प्रेम में गड्ढू डूब गयो। सावंत सिंह क्या था? इसके प्रेम में बहुत ज्यादा डूब गया था। तो इसने बड़ी ठणी का चित्र बनवाया था। बड़ी ठणी का क्या बनवाया बाल को? चित्र बनवाया। और किससे बनवाया? तो वो चीज आप लिखो, ठीक है। सावंत सिंह था, जिसको हम नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, और इसकी प्रेमिका कौन थी बाल को? तो वो थी आपकी बड़ी ठणी, ठीक है। तो चित्र बनवाया था इसने अपनी प्रेमिका का, बड़ी ठणी का। तो वो बता रहा हूं किसने बनाया था। ये था आपका मोर ध्वज या निहाल चंद नाम का, मोर ध्वज या निहाल चंद ने बनाया। इंपॉर्टेंट चीजें है कि सावंत सिंह की प्रेमिका बड़ी ठणी का चित्र किसने बनाया? मोर ध्वज या निहाल चंद ने बनाया था। बात आती है बालको कि ये जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में कौन लेके आया? तो प्रकाश में लाया था बालको एरिक डिक्सन और फेयाजली। एरिक डिक्सन और फेयाजली। एरिक डिक्सन और फेयाजली, दो बंदे थे, फेयाज अली, ठीक है।
ये दोनों किशनगढ़ शैली को क्या लेके आए, प्रकाश में लेके आए। एरिक डिक्सन और फयाजली किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लेके आए। इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एरिक डिक्सन ने बड़ी ठणी को क्या कहा, एरिक डिक्सन ने बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा। क्या कहा, भारत की मोनालिसा कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक मिनट मैं इंक भी डाल लूं, जब तक आप इसको लिखो। एक बार मैं मिटा के वापस लिख दूं ताकि आपको जो है सही तरीके से दिख जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से दिख रहा नहीं होगा, इंक कम हो गई इसके अंदर, अब डाल दी है। तो एरिक डिक्सन और फयाजली जो है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लेके आए थे भारत को। तो एरिक डिक्सन ने बड़ी ठंडी को क्या कहा, भारत की मोनालिसा। इंपॉर्टेंट चीज है, भारत की मोनालिसा। बालकों, बड़ी ठंडी के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, विचार करना। ये बड़ी ठंडी है, इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ कितने पैसे का, तो 20 पैसे का। अरे कितने पैसे का, 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। और कब हुआ था, तो लिख दो 5 मई 1973 को। 5 मई 1973 को। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 5 मई 1973 को बड़ी ठणी पे डाक टिकट जारी हुआ था। एक बार वापस अपन इंपॉर्टेंट चीज इसलिए पढ़ लेते हैं भाई, किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी बोलते हैं। किशनगढ़ अपने अजमेर में आता है, ठीक है। स्वर्णकाल सावंत सिंह या नागरीदास के समय को बोलते हैं। और इसकी प्रेमिका थी बड़ी टणिया रसिकप्रिया, जिसका चित्र किसने बनाया था, मोरध्वज या निहाल चंद्र नामक चित्रकार ने, ठीक है। तो जो बड़ी टणी है उसको एरिक डिक्सन ने क्या कहा, भारत की मोनालिसा कहा। और दूसरी बात है, वही किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो एरिक डिक्सन और फयाजली को जाता है। बड़ी टणी पे डाक टिकट कब जारी हुआ, 5 मई 1973 को। कितने पैसे का, तो 20 पैसे का। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और सब में से एक बार प्रश्न आ रखा है, ठीक है। आया समझ में। बात आती है कि किशनगढ़ शैली के अंदर सर्वाधिक जो मतलब जोर दिया गया है चित्र बनाने में, किस चीज पे दिया गया है, तो नारी सुंदरता पे। क्योंकि ये लोहे का चित्र बनवा रहा है, तो सीधी सी बात है भाई नारी सुंदरता पे जोर दिया गया है। नारी सुंदरता। और दूसरी बात कह सकते हो कि नारी सुंदरता में सारी चीजें आ गई, लंबी ग्रीवा, तीखी ठोड़ी, लंबी ग्रीवा, लंबी गर्दन, बादामी आंखें, लंबी ग्रीवा, बादामी आंखें। इन सब चीजों के बारे में आप जानते हो कि नारी सुंदरता में तो फिर नारी के केस, आंखें, नाक, कान, बाल, लंबी गर्दन, ठीक है, ये सब चीजें आ गई। तो ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है बालकों। और इसमें अगर कोई बात रह गई हो तो अब अपन उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। बालकों, किशनगढ़ शैली के अंदर प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, एक बार उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो देखो, एक तो रामनाथ है, तुलसीदास है, सवाई राम है, नानक राम है, भजन सिंह है, अमरचंद है, लाडली दास और भंवरलाल है। कौन कौन से, एक बार रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, नानक राम, भजन सिंह, अमरचंद, लाडली दास और भंवरलाल है। इन चीजों को आप देख लेना, क्योंकि मैंने बताया था हर चीज की ट्रिक तो बनती नहीं है, और फिर भी अगर आपसे बनती है तो आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। ये तो थे आपके पुरुष चित्रकार किशनगढ़ शैली के अंदर। और महिला चित्रकारों की बात आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एक तो चांद, तैयब और साहिबा, ये महिला चित्रकार है। किस शैली की, किशनगढ़ शैली की। कमला इलायची किसकी है, बता दो, नाथद्वारा शैली की, ठीक है। आया समझ में। तो महिला चित्रकार अपने किशनगढ़ शैली में कौन कौन सी है, चांद, तैयब और साहिबा। एक चीज और लिख लो आप इसके अंदर कि उष्णा चित्रकार जो थे ना, ये अजमेर शैली से संबंधित है। उष्णा चित्रकार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आपको महत्वपूर्ण चीजें ही दिखाई जाएगी। उष्णा चित्रकार किससे संबंधित है, अजमेर शैली से। आया समझ में, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उतार लो साथियों। अपन ने जब चित्रकला शुरू की थी तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखाई थी, लेकिन उनमें से कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई है, वो भी अपन जाते जाते कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई जैन शैली का चित्तेरा किसे कहते हैं, ठीक है।
जैन शैली का चितेरा, फिर आगे लिखा मैंने स्वानों का चितेरा, गांवों का चितेरा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पर पढ़ लेते हैं जैन शैली का चितेरा कौन है। तो कैलाश चंद्र शर्मा। कौन है? कैलाश चंद्र शर्मा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये बालको जयपुर से है। कहां से है? जयपुर से। आगे आपके स्वानों का चितेरा। स्वान यानी क्या होता है जानते हो? स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन माथोड़िया। इनका संबंध भी बालको जयपुर से ही है। कहां से? जयपुर से ही। बालको आगे आता है आपके गांवों का चितेरा, यानी कि ग्रामीण जो परिवेश है उसका सर्वाधिक चित्रांकन किया है भोर सिंह शेखावत ने। किसने किया है? भोर सिंह। भूर लिख दिया, सॉरी, भोर सिंह होगा ये। ठीक है, सही लिख देते अपन। ते तो घना मजदार और घना ज्ञान होने था के जत्रो भोर सिंह शेखावत। इनका संबंध वालों बीकानेर से। किस जिले से? बीकानेर से। ठीक है, ये भी जिले आपको याद रखने हैं। आगे है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। इन्होंने सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण किया है। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट, ये आपके बाल को देवकी नंदन शर्मा। कौन है? देवकी नंदन शर्मा। और इनका संबंध रहा है बाल को अलवर जिले से। कहां से? अलवर जिले से। ठीक है, अलवर जिले से देवकी नंदन शर्मा का संबंध रहा है। इन्होंने सर्वाधिक पशु पक्षियों के ऊपर चित्रांकन किया है। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से इनको जाना जाता है। चमड़े पे चित्रकारी की थी बाल को ज्योति शर्मा। किसने की थी? ज्योति शर्मा ने, जिनका संबंध जोधपुर से रहा है। पूरा नाम है ज्योति स्वरूप शर्मा। क्या नाम है? ज्योति स्वरूप। चमड़े पे चित्रकारी किसने की थी? ज्योति स्वरूप शर्मा ने। कहां से थे ये? अपने जोधपुर। ध्यान रखना, ज्योति मैडम चामड़ो पढ़ी आप। रंग रेखाओं का जादूगर इंपॉर्टेंट है बद्रीलाल सोनी। मेरे दादाजी के नाम बद्रीलाल सोनी। रंग रेखाओं के जादूगर के नाम से जाना जाता है इनको। ये कौन से जिले से इनका संबंध? तो बालको भीलवाड़ा से। अरे कहां से? भीलवाड़ा से। और लास्ट इंपॉर्टेंट आपका राजस्थान में एकल चित्रण प्रदर्शनी शुरू किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये की थी आपकी राम गोपाल विजयवर्गीय ने। किसने की थी? राम गोपाल विजयवर्गीय ने। इनका संबंध बालको बालेर राजसमंद से। कहां से? बालेर राजसमंद से। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद्र शर्मा, जिनका संबंध जयपुर जिले से है। स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया, ये भी आपके जयपुर जिले से। गांव का चितेरा भोर सिंह शेखावत। इन्होंने क्या किया था? सर्वाधिक चित्रांकन देखो शहीद और फौजियों पे और गांव के परिवेश पे किया था सर्वाधिक चित्रांकन। ठीक है, शहीदों के चित्र बनाए, फौजियों के बनाए और ग्रामीण परिवेश के चित्र बनाए, इसलिए इनको गांवों का चित्र कहते हैं। भोर सिंह शेखावत जो कि बीकानेर से थे। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है बाल को देवकी नंदन शर्मा को। इनका संबंध अलवर जिले से है। सर्वाधिक चित्रांकन इन्होंने पशु पक्षियों पे किया। चमड़े पे चित्रकारी ज्योति स्वरूप शर्मा ने की थी। चमड़े पे चित्रांकन। ठीक है, इनका संबंध जोधपुर से है। रंग रेखाओं का जादूगर बद्रीलाल सोनी को कहते हैं, जिनका संबंध भीलवाड़ा जिले से। ध्यान रखना। ठीक है, रंग ही बदल गया, आप यूं याद रख सकते हो, रंग बदल गया। ठीक है, ज्योति मैडम चमड़ा पाड़ती है। और भी इन चीजों का आप याद रख सकते हो। गांव में बुरो बब्बत रहे एक गांव में। ठीक है, स्वानों का चितेरा जगमोहन, और इस जग में अगर स्वान नहीं हो तो गंदगी रह जाती है, आप यूं याद रख सकते हो। लास्ट आपका राजस्थान में एकल चित्रण प्रदर्शनी शुरू बाल को राम गोपाल विजयवर्गीय ने की थी, और इनका संबंध आपका राजमंद से। एक चीज और बता दो, इनके जो प्रमुख विषय था महिला था। इन्होंने महिला पे सर्वाधिक चित्र बनाए। किन पे? महिलाओं पे। प्रमुख विषय रामगोपाल विजयवर्गीय का कौन सा रहा? महिलाओं पर सर्वाधिक चित्रांकन। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से बालकों ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगर और कुछ छोटी बड़ी चीजें हैं जो मैं आपको करवा दूं
कि किस शैली में किस रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया उसके बारे में अब अपन अध्ययन करते हैं, जब तक आप इसको अच्छी तरीके से लिख लो। साथियों, जो इम्पोर्टेंट चीजें बच गई थी कि किस चित्र शैली के अंदर किस रंग का प्रयोग किया गया और कौन से वृक्ष की प्रधानता है, उनके बारे में अब अपन अध्ययन करके इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो एक साइड चित्र शैली लिखा है, दूसरी साइड रंग लिखा है, तो सबसे पहले किशनगढ़ शैली की ही बात कर लेते हैं। तो किशनगढ़ शैली के अंदर साथियों प्रमुख रंग जो तो आपका सफेद और गुलाबी रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि किशनगढ़ शैली में महिला का जो चित्रण है उसकी सर्वाधिक प्रधानता रही है। तो लुगाई को तो गोरी बनाएंगे, उसके गुलाबी गाल बनाएंगे, ठीक है, तीखी नाक, बादामी आंखें, लंबी गर्दन, तो वो वाली चीजें हैं। तो महिला के चित्रांकन में सर्वाधिक प्रयोग सफेद कलर का ही होता है, उसको गोरी नहीं बनाएगा, वो टोकर मार के चली जाती है। आया समझ में? तो किशनगढ़ शैली के अंदर सफेद और गुलाबी रंग का प्रमुख प्रयोग किया गया। और अगर वृक्ष की बात करें कि किस वृक्ष की प्रधानता है, तो केले के वृक्ष की प्रधानता वाल्को किशनगढ़ के अंदर केला। फिर बात आती है वाल्को जयपुर शैली की, तो जयपुर के अंदर हरे रंग की प्रधानता है और यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष है पीपल का वृक्ष है, ठीक है। जयपुर शैली का में किस वृक्ष की प्रधानता है, तो पीपल की। कलर कौन सा? हरा। कोटा, कोटा में नीला, कोटा की ब्लू पोट्री भी प्रसिद्ध है अगर आपने सुना हो तो, और वो हस्तकला के बारे में अपन उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कोटा के अंदर नीला कलर, और यहाँ का प्रमुख वृक्ष कौन सा वाल्को? खजूर है। आ गया था अलवर, अलवर में भी हरे कलर का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ का प्रमुख वृक्ष भी क्या है? पीपल ही है, क्योंकि जयपुर और अलवर ये सब ढूंढाड़ शैली में ही आ रहे थे, और ये अपने कोटा और बूंदी साथ आएंगे। मैंने लिख दिया अलग अलग है, कोई बात नहीं। फिर बात आती है वाल्को बूंदी में, तो बूंदी के अंदर वाल्को सुनहरे कलर का प्रयोग किया गया था। कौन से कलर का? सुनहरे कलर का, क्योंकि पशु पक्षियों की शैली है बूंदी और कोटा शिकार की शैली है। और प्रमुख वृक्ष खजूर वही कोटा में था जो इसमें रहेगा, बूंदी में। बात आती है वाल्को बीकानेर की, तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के अंदर पीला कलर की प्रधानता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर यानी कि मारवाड़ शैली के अंदर किस कलर की प्रधानता है, तो बालको आपको क्या करना है? पीले कलर की प्रधानता है। किस वृक्ष की प्रधानता है, तो आम के वृक्ष की प्रधानता है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में। बात आती है बालको मेवाड़ और चावंड की, तो मेवाड़ चावंड के अंदर लाल रंग की प्रधानता है, कदम के वृक्ष की प्रधानता है, ठीक है। मुख्य रंग कौन सा? मेवाड़ से लिखा लाल कलर, ठीक है। और वृक्ष की बात आ जाए तो कदम की। नाथ द्वारा की बात कर लेते हैं, तो नाथ द्वारा के अंदर बालको कलर है आपका हरा और पीला। कौन सा? हरा और पीला। वृक्ष तो वही कदम भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से साथियों ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा यार, रिलेट करके देखो भी। किशनगढ़ में महिला का सर्वाधिक चित्रांकन यानी महिला की सुंदरता पे जोर दिया है, तो वहां पर डेफिनेटली सफेद और गुलाबी कलर का प्रयोग होना ही है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। अपन चित्रकला वाली क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको ये अपनी क्लास? अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी जैसी भी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दो, ठीक है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अब अगले नए टॉपिक के साथ नई क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।